अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज जो है हमारा लेक्चर है ऑर्गेनेली आपका न्यूक्लियस। लेक्चर नंबर 5 है हमारा और ऑर्गेनेली नेम है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। हर चीज़ की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि उसकी तारीफ़ क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट सर्व एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनेली, एक तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दूसरा फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इस बात को समझिएगा कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस। और जो है क्या क्या किस चीज़ की क्या खिदमत सर अंजाम देता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब जो सेल है उसकी सारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उसके सारे फंक्शंस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो कंट्रोल सेंटर का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। ये होता भी सेंट्रिक है इन केस ऑफ एनिमल, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ये जो है असेंट्रिक होता है और वहाँ पे जो है बड़ा वैक्यूल होता है सेंटर में। सारी सरगर्मियाँ जो भी हैं सेल की वो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। बेटे तो ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं इसकी डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी में जो है डिस्कवर्ड हुआ था ये इन 1831 और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। वो एक बॉटनिस्ट था, मतलब बॉटनी का जो है साइंसदान था, साइंटिस्ट था। और लोकेशन इसकी, वैसे ये वाली हेडिंग जो है बाकी मैंने ऑर्गेनेली में नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंशन है बुक में, लोकेशन क्या है, एनिमल्स के अंदर इन सेंटर एंड प्लांट्स के अंदर पुश्ड असाइड ड्यू टू ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इनके दरमियान में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसकी वजह से ये क्या है, एक तरफ को पुश कर दिया जाता है इसको। इसकी फिगर आप ये देखें, साथ यहाँ पे बता रहे हैं आपको, एनिमल में ये सेंटर में है और प्लांट सेल के अंदर ये एसेंट्रिक है और वैक्यूल जो है वो सेंटर में है। कंपोजिशन की तरफ आते हैं। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो चीज़ बनी किससे हुई है या उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन बेटा जो है थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। जब सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उसके अंदर जो डीएनए है या क्रोमोसोम्स हैं वो इस फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब ये कंडेंस हो जाता है या फिर सेल डिवाइड होना स्टार्ट करता है तो ये फिर इस फॉर्म में आ जाते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके अंदर डीएनए होता है, प्रोटीन्स होती हैं और जीन्स होते हैं। जीन्स और प्रोटीन्स, वैसे तकरीबन जीन्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये चीज़ें जो है मिल के क्या बनाती हैं, आपका न्यूक्लियस बनाती हैं। स्ट्रक्चर की तरफ बेटे मूव करते हैं। तो ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के लिए अब इसकी कोई फिगर तो क्या ही होनी है, आगे मैं आपको स्ट्रक्चर में इसकी फिगर बताती हूँ, दिखाती हूँ, उसमें ही आप जो है इसकी देख लीजिएगा सारी फिगर। तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर न्यूक्लियर इन्वेलप, ये स्ट्रक्चर आपको साथ शो हो रही है। यहाँ पे जो है आउटर बाउंड्री जो है इसकी क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। अच्छा बेटे, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है? न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। जैसे बेटा सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी, सेल जो है बाउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के बाहर भी डबल मेम्ब्रेन होता है जिसको जो है हम न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी सेमी परमिएबल है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह। अलाउज ओनली स्पेसिफिक मटेरियल टू इन द न्यूक्लियस एंड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब आने और जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को अपने साथ अपने जो है न्यूक्लियस के अंदर आने देती है और स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही बाहर जाने देती है। सो दैट्स वाई वी कॉल न्यूक्लियर इन्वेलप एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, द न्यूक्लियर पोर इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जाहिर बात है जो अब अगर कोई भी चीज़ जो है न्यूक्लियस के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो रही है या एक्सिट कर रही है तो कोई सिस्टम तो होगा, कोई तरीका तो होगा। या तो वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही होगी, मतलब कि जो है इन्वेजिनेशन इस तरह से होती है कि मेम्ब्रेन जो है, जैसे ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती है और जो भी मटेरियल होता है वो बाहर के अंदर आ जाता है। या फिर उसके अंदर कोई और सिस्टम होगा तो और सिस्टम बेटा इसमें क्या है
कि इसके अंदर पोर्स बने होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। न्यूक्लियर पोर्स इसके अंदर बने होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स चैनल। अच्छा, न्यूक्लियर पोर्स बने होते हैं एंट्रेंस एंड एक्सिट ऑफ मटेरियल के लिए जो है न्यूक्लियर पोर बने हुए होते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये चैनल के तौर पर काम करते हैं फॉर आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब आपको पता है राइबोसोम न्यूक्लियस जो है सेंटर है और इसकी कंपोजिशन में आपने डीएनए पढ़ा है, क्रोमेटिन पढ़ा है, इंजाइम्स पढ़ा है और प्रोटीन पढ़ा है। तो ये चैनल क्या होंगे, ये प्रोटीन, ये पोर्स जो है आरएनए और प्रोटीन को अंदर भी आने जाते हैं, बाहर भी जाने देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि सेल के अंदर एक और जो है सेल का जो है बड़ा कमांडर जिसे कहते हैं, जो सारे सिस्टम को होल्ड कर रहा है, बिल्कुल उसी की तरह सेल की तरह के ही सारे फंक्शन हम इसके पढ़ रहे हैं। सेल में हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, यहाँ हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल में हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, यहाँ हमने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बिल्कुल जेली लाइक मटेरियल होता है विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ओके, और जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, देखें माइंड में लें, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है सेंटर में जो उसका सारे काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर न्यूक्लियोलस है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ठीक है, अच्छा, डार्कर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मुकाबले में ये डार्कर होता है। इन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। वन और मोर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि हर न्यूक्लियोप्लाज्म जो हर सेल है उसके अंदर या तो एक न्यूक्लियोलस होता है या फिर दो न्यूक्लियाई होते हैं। किसी किसी सेल के अंदर ये दो भी होते हैं। ठीक है, हेयर राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस हैं इनको आप फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। मतलब कि आपके सेल के अंदर जितने भी राइबोसोम आ रहे हैं वो एक्चुअल में न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर बन के वहाँ से ट्रांसफ़र होके सेल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये फिगर है, फिगर में आप देखें कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्या एक डार्कर सा एरिया बना हुआ है, बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में बना हुआ, और ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। अच्छा, क्रोमेटिन, ये वैसे इसकी कंपोजिशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डीएनए और प्रोटीन होती हैं। इट फॉर्म क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्या करते हैं, डीएनए चेंज इनटू क्रोमेटिन व्हेन सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, ये मैंने पहले ही बताया है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है तो ये क्या है, इस तरह क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़ा होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब सेल जो है इरादा कर लेता है डिवाइड करने का, तो जब उसमें सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन का बेटा एक पूरा जो है लेक्चर है, पूरा लेक्चर नहीं है सॉरी, पूरा चैप्टर है जो आप फर्दर आगे इसी बुक में ही पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी कि सेल क्या है, कैसे डिवाइड कर रहा है। यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँगी तो टॉपिक आपका बहुत लॉन्ग और लेंथी हो जाएगा। सो सिर्फ इतना समझिए कि क्रोमेटिन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, डीएनए जो है क्रोमेटिन की फॉर्म में मौजूद है। जब सेल मतलब कि इरादा करता है डिसाइड अपने आप को डिवाइड करने का, तो ये जो क्रोमेटिन है ये चेंज हो जाता है या कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। ठीक है बेटे, अच्छा, डीएनए चेंज इनटू क्रोमेटिन व्हेन सेल नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो क्रोमेटिन की फॉर्म में, जैसे ही डिवाइड करना शुरू करेगा वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। अच्छा, डीएनए क्या होता है बेटा, सबको पता है डीएनए क्या होता है। डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल का मतलब होता है विरासती मादा, ऐसा मादा जो हमारे पेरेंट्स से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, जिल्द का रंग कैसा होगा, और ये सारी चीज़ें जो है हमारी जेनेटिक्स है या जो हमारी विरासत है जिसको कंट्रोल कर रहा है वो है डीएनए। डीएनए की फॉर्म में ही जो आप कहते हैं ना कि डीएनए, वो अक्सर आप लोग ड्रामाज में भी देख रहे होते हैं कि डीएनए के टेस्ट हो रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं कि ये बच्ची जो है इसका फादर कौन है, इसका फादर, तो ये किससे पता चल रहा है, वो डीएनए मैच कर रहा है क्योंकि आपके अंदर आपके पेरेंट्स का डीएनए आता है और वो जो है टेस्ट आपको बता देता है कि आपकी ओरिजिनल पेरेंटिंग क्या है बेटे। और ये ज़रूरी नहीं है, ये ड्रामास के लिए सॉरी फॉर दैट, ये उसमें क्योंकि दिखा रहे होते हैं। बाकी जो है लैब के अंदर आप आएँ, लैब के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर आएँ, कोई इस तरह का नर्सरी में इशू हो जाता है कि कोई बच्चा गुम हो गया है तो उसको फाइंड आउट कैसे करें, तो उसमें जो है डीएनए टेस्टिंग की जाती है। और इस तरह कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई कल्प्रिट हैं जिन्होंने मतलब मर्डर किया है या किसी भी और तरह से कोई क्रिमिनल हैं जो पॉइंट है मर्डर का या जो जहाँ पे क्राइम किया गया वहाँ से कोई चीज़ या कोई सैंपल मिला है,
तो उसके ऊपर से भी वो डीएनए के वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उसके बाद जो सस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके जो है फिंगरप्रिंट्स को मैच करते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए हेरिडिटी मटेरियल का मतलब क्या है। इट कंटेन जीन्स विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अच्छा, ये सेल की सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज़ इसी की वजह से कंट्रोल कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इन नेक्स्ट जनरेशन, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, यहाँ पे अब आप डिटेल जो है स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस की फिगर के अंदर, जिसमें आपको आउटर साइड पे जो नज़र आ रही है बेटे ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो इसमें आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। इसके अंदर जो डार्कर एरिया नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोलेस है, और जो है इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अलावा इसमें आपको क्रोमेटिन नज़र आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी जो है न्यूक्लियस के जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेटा याद रखिए कि आपको मैं बार बार यहाँ पे फिगर क्यों दिखा रही हूँ, फिगर इसलिए दिखा रही हूँ बेटे, जो बच्चे एग्ज़ाम के अंदर फिगर बना के आते हैं, डायग्राम बना के आते हैं, उसको इलेबोरेट करके आते हैं, उसकी जो है साथ उसको क्या कहते हैं उसको इलेबोरेट, हाँ जी, उसको करके आते हैं, तो उस बच्चे के नंबर एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे के जो अपना पेपर बिल्कुल बुक टू बुक लिख के आता है बट वो उसमें डायग्राम नहीं बनाता, तो उसके मुकाबले में वो डायग्राम वाला बच्चा जो है बाजी ले जाता है। क्योंकि जो भी चेकर है वो जब भी देखता है, वो हमेशा इतना टाइम किसी के पास नहीं होता आजकल के स्पेशली जो चेकर हैं कि सारा का सारा आपका ओवरव्यू करें, एक एक लफ्ज़ देखें कि इस बच्चे ने बुक से लिखा है या कहाँ से लिखा है। नो, तो आप लोग फोकस किया करें कि बायो और डायग्राम के बगैर बिल्कुल एक इनकम्पेटिबल सा मैच लगता है। केमिस्ट्री हो और वो किसी केमिकल या किसी रिएक्शन के बगैर आप उसको लिख दें तो उसमें भी वो चार्म नहीं रहता, बिल्कुल सेम सिमिलर। बायोलॉजी जो है विदाउट फिगर्स एंड विदाउट जो है डायग्राम्स इनकम्प्लीट है बेटा। कोशिश किया करें, इवन आपकी बुक में नहीं भी बनी हुई डायग्राम, आप इंटरनेट का दौर है आज, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका पेपर डायग्राम से फुल होना चाहिए ताकि देखने वाले को पता चले कि बच्चे ने जो है मेहनत की है। ओके, मैं आज कुछ ज़्यादा ही आपको लेक्चर दे गई। Okay students, if there is any question, there is a below comment section, do ask your questions here. I will provide your answer in next video, or I will make a separate video in which I will provide all of your questions answer. और जिनको समझ नहीं आई उनके लिए है कि अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके वो बताएं मुझे, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सारी क्यूरीज़ को सॉल्व करूंगी, या फिर मैं उसका जो भी आपका आंसर है उसको आपको कमेंट में बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।